ओवैसी साहब, आज के दौर में जो भी नूपुर शर्मा का एपिसोड हुआ उसके बाद जिस तरीके से एग्रेशन देखा जा रहा है एक समुदाय विशेष का दूसरे समुदाय विशेष के खिलाफ, खासकर अगर वो लोग कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अभी हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हत्याएं हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस का? जो नूपुर शर्मा ने किया वो तो गलत है, इट इज राइट नाउ। नहीं, देखिए ये मिसाल है रेडिकलाइजेशन का भी। अच्छा। और रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में हो रहा है। मध्य प्रदेश में परसों एक आदमी को इसलिए लिंच करके मार दिया क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने गोश्त की तस्करी कर रहा था। ये भी हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो ये सब रेडिकलाइजेशन की मिसालें हैं। और रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? भाषण से या मेरे बोलने से रेडिकलाइजेशन कंट्रोल होगा रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से। आप रूल ऑफ लॉ को कानून को इम्प्लीमेंट करिए। नहीं, लेकिन आप जैसे नेता अगर एक स्ट्रांग मैसेज देंगे तब भी तो कंट्रोल होगा। अगर हम राजनीति में हैं तो उन रेडिकलाइज लोगों को हमसे ही नफरत है सबसे पहले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर हम अपनी बात करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे, लड़के हासिल करेंगे। मैं रूल ऑफ गन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की हत्या करके, किसी को पीट कर। मैं ये कह रहा हूं कि बैलेट के जरिए से हम जीतेंगे, बैलेट के जरिए से इंसाफ हम हासिल करेंगे और सरकार को हम क्वेश्चन करेंगे, हम खुल के बोलेंगे। आपने बैलेट का जिक्र किया, आप अपनी पार्टी को किन किन राज्यों में एक्सपैंड करना चाहते हैं अभी? अरे और कहाँ अभी हमारे लिए इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और चैलेंज है गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन है, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली मरतबा हम लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़े। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जनता के, हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए। तो ये इसके बावजूद भी लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मिट्टी में पैदा इसी मिट्टी में जाने वाला हूं। तो पुकारते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप पुकारेंगे उतना ज्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी जिद बढ़ेगी। मेरे को इनके पुकारने से कोई रुक जाएगा क्या? आप कितना पुकारेंगे, पुकारिए ना। आपका काम पुकारना है, मेरा काम करना है। अब हर कोई अगर इल्जाम लगाएगा, बोलेगा तो ठीक है, लगाइए आप। मगर अगर अभी आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 इंपॉर्टेंट सजेशंस देने हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री, आप इन पहाड़ियों में जो हमारी फौज बैठी हुई है ना, चीन से मुकाबला कर, आप वहां पर जाइए। हमको नहीं ले जाना चाहते, वहां पर जाए प्रधानमंत्री। तो जाते हैं ना नहीं, हॉट स्प्रिंग में जाइए जहां पर 60,000 फौज हमारी खड़ी हुई है। ये हमको भी जाइए। हम देखना चाह रहे हमारी जमीन पर चीन क्यों बैठा हुआ है। हम प्रधानमंत्री से खुद भी जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। अगर प्रधानमंत्री लेके जाएंगे। और बेरोजगारी दूर करिए नौजवानों में। देखिए, एक बात समझिए सर, ये जो अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ, याद रखिए ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये लोग राजनीति से और पॉलिटिशियन से मायूस हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा लेकिन नहीं। आप तो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो सांसद की एज है वो कम करना चाहिए, आपने बोला है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 18 साल में वोट डालने दे सकते हैं उसको, और हमारी 50% आबादी का हिस्सा है, 20 साल में बनने दीजिए उसको, MLA MP बनने दीजिए, क्यों ना बने भाई। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक सफेद बाल नहीं आएंगे, बुजुर्गी नहीं आती, विजडम नहीं आता। अरे कौन सा में आ रही है भाई? भगत सिंह की एज क्या थी? अशफाकुल्लाह की एज क्या थी? 20 साल में उसको MP बन के आने दीजिए, विधायक बने दीजिए, सांसद बने। देखिए उसके पास भी तो आइडियाज होंगे भाई। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना हमको। आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस माहौल में देश की 75वीं वर्षगांठ पर अगर आप कोई शेर या कुछ बता पाए, कुछ सुना चाहे हमें हमारे दर्शकों को बताना। नहीं, शेर तो याद नहीं है, बस वही पैगाम के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर, आप यहां तक आए और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आपने दर्शकों को दिया, और वो भी
ये देखिए इंडस रिवर यहां पर है और एक तरफ इन पहाड़ियों में आप देखिए जरा ऊपर, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन। हम लोग यहां पर अभी इस वक्त मौजूद हैं लेह में, और ओवैसी साहब खास तौर पर एक मैसेज देने जनता के बीच यहां पर आए हैं देश की 75वीं वर्षगांठ पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। सच एन ऑनर। थैंक यू सर, प्लीज कम। तो सुना आपने, तिरंगे से मोहब्बत दिल और किरदार में होनी चाहिए। राष्ट्रवाद को लेकर मुझे एंटी नेशनल कहा जाता है, पीएम से सवाल करने पर एंटी नेशनल कहा जाता है। मेरी पीएम बनने की कोई सोच नहीं है। ओवैसी का जो पहला राष्ट्रवादी इंटरव्यू आपने देखा, उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। ओवैसी की तरफ से यह जिक्र भी किया गया इस दौरान, और साथ ही कौन सी बड़ी बात कही गई, चीन को लेकर क्या कहा यह आप जानिए। चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। एलएसी का मुद्दा संसद में उठाने नहीं दिया जाता। एलएसी के करीब चीन विमान उड़ा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह बड़ी बात कही गई हमारे इंटरव्यू में।